स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक मॉडल पेपर आपके लिए लेके हम आए हैं। एग्जाम में आपसे हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैच करें, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह नीचे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले भी मॉडल पेपर्स और बाकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल फॉर ए 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट 36 कॉइल्स एंड 4 पोल्स। 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत विस्तृत वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पर पोल की गणना करें। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए आपको दिया है 3 कॉइल्स पर पोल पर फेज, ऑप्शन बी है 6 कॉइल पर फेज पर पोल, ऑप्शन सी है 9 कॉइल्स पर फेज पर पोल, या ऑप्शन बी है 12 कॉइल्स पर फेज पर पोल। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, बेसिकली पर कॉइल्स पर फेज पर पोल की गणना करने का जो फार्मूला होता है आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स 36 हैं, ठीक है, और स्लॉट भी आपके 36 हैं, साथ में 4 पोल है और 3 फेज है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन नंबर ऑफ फेज इनटू नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आपको 36 दिया है, नंबर ऑफ फेज आपके हैं 3 और आपका पोल है टोटल 4। देखिए P4 दे रखा है, फेज आपके 3 हैं, ठीक, और कॉइल्स की संख्या आपकी 36 है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 36/4 3 12 हम यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका A 3। देखते हैं अभी सही आंसर। देखिए 3 कॉइल्स पर फेज पर पोल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल DC जनरेटर। 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन बी है 8, या ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन सी 8। कैसे हुआ देखिए, आपको नॉर्मली आपका जो लैप बाइंडिंग होता है, लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ जो होते हैं, समांतर पथों की संख्या हमेशा पोल के इक्वल होती है। अब यहाँ चूंकि डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है तो यहाँ P हमारा कितना है 4 है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो 8 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेज ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। ऑप्शन इज शॉर्ट सर्किट इन फील्ड डिवाइस, फील्ड बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है MNA एंड GNA पोजीशन चेंज्ड, MNA और GNA की स्थिति बदल गई है, या ऑप्शन डी है टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश, ब्रश के स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा MNA एंड GNA की स्थिति बदल गई है। MNA और GNA की पोजीशन को चेंज करने से भी DC जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। ये बेसिकली आपको एक क्रिया यहाँ पे करते हुए दिखाया गया, पूछ रहा है जब रिवाइंडिंग हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको पहला ऑप्शन दे रखा है क्लीनिंग ऑफ स्लॉट, खांचों की सफाई, ऑप्शन बी है रिमूविंग ऑफ बाइंडिंग, बाइंडिंग को निकालना, ऑप्शन सी है रिमूविंग ऑफ वेजेस, वेजेस को हटाना, या ऑप्शन डी है कटिंग ऑफ वाइंडिंग वायर, वाइंडिंग तार को काटना। इसका सही ऑप्शन आपका है रिमूविंग ऑफ वेजेस, ये आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स। लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, अक्सर इस तरह से कहाँ पर कौन सा मोटर का इस्तेमाल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है आपका DC सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है DC शंट मोटर, ऑप्शन सी है DC डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर,
या ऑप्शन डी है आपका डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक, डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। लिफ्ट में हमारा या एलिवेटर में डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ ए कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। यहाँ पे देखिए आपका DOR है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, मतलब उसके घूमने की दिशा को बदलना। DOR आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। किसी मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए सबसे अच्छा मेथड पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल के। ऑप्शन बी है आपका चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, शंट फील्ड की धारा दिशा बदलें। ऑप्शन सी है आपका चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें। या ऑप्शन डी है आपका चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर, आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन ए चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी यौगिक मोटर मतलब कंपाउंड मोटर की दिशा को बदलना है, ठीक है, तो हमें उसका हमेशा आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एन AC इंडक्शन मोटर। AC इंडक्शन मोटर में बल घूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन है आपका स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज, स्लिप बढ़ने से बल घूर्ण घटता है। ऑप्शन बी है आपका स्लिप इंक्रीजेज टॉर्क इंक्रीजेज, स्लिप बढ़ने से बल घूर्ण बढ़ता है। ऑप्शन सी है स्लिप डिक्रीजेज टॉर्क इंक्रीजेज, स्लिप के घटने से टॉर्क मतलब बल घूर्ण बढ़ता है। या ऑप्शन डी है आपका स्लिप डिक्रीजेज टॉर्क डिक्रीजेज, यानी स्लिप के घटने से बल घूर्ण भी घटता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका स्लिप इंक्रीजेज टॉर्क इंक्रीजेज, ऑप्शन बी। स्लिप जब हमारी बढ़ती है तो हमेशा बल घूर्ण भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना, पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन है आपका पिच फैक्टर इज इक्वल टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच। ऑप्शन बी है पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। ऑप्शन सी है आपका पिच फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन डी है आपका पिच फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच के। वाइंडिंग पिच और पोल पिच के रेशियो को हम पिच फैक्टर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, वाइंडिंग पिच या किसी एक चीज़ की वैल्यू दे के दोनों की, या आपको इस तरह से फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विद लोड। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 ऑप्शन ए है मोटर स्टॉप एट वंस, मोटर एक बार में रुक जाती है। ऑप्शन बी है मोटर विल रन नॉर्मली, मोटर सामान्य रूप से चलती रहती है। ऑप्शन सी है आपका मोटर रन्स विद हमिंग नॉइज विद स्लो स्पीड, मोटर धीमी गति के साथ एक शोर के साथ चलती है। ऑप्शन डी है आपका मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। अगर आपका एक फेज कट ऑफ हो जाता है तो 2 फेज में मोटर चलेगी तो धीरे धीरे, लेकिन थोड़ी ही देर में हीट की वजह से आपकी वाइंडिंग जल जाएगी, अगर कोई आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए। ऑप्शन बी है आपका टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश के आसानी से फ्लो होने के लिए। ऑप्शन सी है आपका टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन डी है आपका टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन बाइंडिंग लेयर्स, बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए।
इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। हम कभी भी रिवाइंडिंग से पहले, वार्निशिंग जब करने होते हैं, रिवाइंडिंग वार्निशिंग से पहले मोटर को प्री हीट इसलिए करते हैं जिससे हमारा जो मॉइस्चर है वाइंडिंग के बीच में उसको हम वहाँ से निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देखिए आपका दिया हुआ है और ये आपको एक्स से डिनोट किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका स्लिप रिंग। एक्चुअली आपका ऑप्शन है साफ्ट, ब्रश या बियरिंग। ये आपका देखिए साफ्ट या ब्रश बियरिंग तो है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आपका स्लिप रिंग है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका मेटल रेक्टिफायर, धातु उदिष्टकारी। ऑप्शन बी है रोटरी कन्वर्टर। ऑप्शन सी है मरकरी आर्क रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। यहाँ पे देखिए आपको ये इमेज दिया हुआ है और पूछ रहा है ये क्या है। तो ये इमेज देख के आपको देखिए पता चल रहा है क्या है, आपका सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। ये बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की इमेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, व्हिच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। ऑप्शन बी है स्टेपिंग अप वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाना। ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को चलाना। ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर को चलाना। सही ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्चुअली हम सिर्फ डीसी यूज करते हैं, बाकी इन सब चीज़ों हम एसी का यूज कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बेसिकली होता है, यहाँ इमेज से आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है। ऑप्शन ए है नॉइजलेस, शोरहीन। ऑप्शन बी है हाई इफिशियंसी, उच्च दक्षता। ऑप्शन सी है लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कम रखरखाव की आवश्यकता। या ऑप्शन डी है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। मोटर जनरेटर सेट का यूज करने से हम डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक मोटर जनरेटर सेट का इमेज दिखाया गया है। यहाँ पे आपका एक जनरेटर इधर है देखिए, और ये है आपका मोटर। इनको कपल्ड कर दिया जाता है सॉफ्ट कपलिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ऑप्शन है आपका इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है। ऑप्शन बी है इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। ऑप्शन सी है आपका इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग, रनिंग के दौरान हीट डिसिपेशन आसान होता है। या ऑप्शन डी है आपका टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेज, दो स्लिप रिंगों की ही आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक, इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई द सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। ऑप्शन ए है इनसफिशियंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना। ऑप्शन बी है डिफेक्टिव पोनी मोटर, दोषपूर्ण पोनी मोटर। ऑप्शन सी है ओपन इन डैम्पर बाइंडिंग, खुली डैम्पर बाइंडिंग। या ऑप्शन डी है शॉर्ट इन डैम्पर बाइंडिंग, डैम्पर बाइंडिंग में शॉर्ट। इसका सही ऑप्शन आपका है इनसफिशियंट एक्साइटेशन। अगर सिंक्रोनस मोटर में सफिशियंट एक्साइटेशन नहीं होगा तो कभी भी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये देखिए आपका दे रखा, ऑप्शन ए SCR, ऑप्शन बी IGBT, ऑप्शन सी डायक या ऑप्शन डी ट्रायक। इसका सही ऑप्शन आपका है डायक। ये बेसिकली जो आपको सिंबल दिया हुआ है ये डायक का सिंबल है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये होता है डायक हमारा, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका एक मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 होता है। ऐसे फिजिकली आपको इस तरह से दिखता है, बट अंदर से इसकी बनावट संरचना इस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं।
जर्मेनियम सिलिकॉन हमारे दो सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं। आपसे पूछ रहा है कि सिलिकॉन ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका हाई बैरियर वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज। ऑप्शन बी है आपका हाई रेजिस्टेंस रेंज, उच्च प्रतिरोध रेंज। या ऑप्शन सी है आपका हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च तापीय चालकता। या ऑप्शन डी है आपका हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, उच्च धारा ले जाने की क्षमता। ठीक, सही ऑप्शन है इसका आपका हाई बैरियर वोल्टेज। सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज जो है जर्मेनियम की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपेंस टू द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ इट्स स्पीड अटेन्स टू सिंक्रोनस स्पीड। यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। ऑप्शन ए है रोटर स्पीड रिड्यूसेज, रोटर की गति कम हो जाती है। ऑप्शन बी है रोटर स्पीड इंक्रीजेज, रोटर की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है रोटर स्पीड रिमेन सेम, रोटर की गति समान रहती है। या ऑप्शन डी है रोटर बार्स गेट डैमेज, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसका रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से चलने लगता है तो क्या होगा रोटर का। चलिए सही आंसर देखते हैं। रोटर बार्स गेट डैमेज, रोटर के जो बार हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन ए है आपका टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, निरंतर गति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है आपका टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए। या ऑप्शन डी है आपका टू रिड्यूस द स्पार्क्स इन कॉन्टैक्ट, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, कॉन्टैक्ट्स में स्पार्क्स को कम करने के लिए हम हमेशा एक कैपेसिटर को अक्रॉस में जोड़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है आपका स्टोरिंग द डेटा इनपुट संग्रहण करने के लिए। ऑप्शन बी है कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी है इंटरफेस द बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करने के लिए। या ऑप्शन डी है आपका सेग्रीगेटिंग द इनपुट पैरामीटर, इनपुट मापदंडों को अलग करने के लिए। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, डेटा इनपुट स्टोर करने के लिए हम हमेशा BCD सिस्टम का यूज करते हैं डिजिटल सर्किट में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। ऑप्शन ए है स्मॉल इन साइज, आकार में छोटा होता है। ऑप्शन बी है हाई इफिशियंसी, इसकी दक्षता उच्च होती है। या ऑप्शन सी है नॉइजलेस ऑपरेशन, शांत प्रचलन होता है। या ऑप्शन डी है लेस एरर ऑपरेशन, कम त्रुटि में प्रचालन होता है। तो देखिए आपके क्या पूछ रहा है, ध्वनि रिकॉर्डिंग में क्यों यूज होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन से साफ पता चला कि इसका सही ऑप्शन आपका सी, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग में हमें शांत प्रचलन चाहिए, किसी भी मोटर का शांत प्रचालन होना चाहिए, नॉइजलेस ऑपरेशन होना चाहिए। इसीलिए हिस्टेरिसिस मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो होता है बहुत ही नॉइजलेस यानी मतलब शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच इज ए पैसिव कंपोनेंट, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन ए आपको दे रखा डायक, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर। या ऑप्शन डी है कैपेसिटर। तो देख लीजिए बेसिकली आपसे पैसिव कंपोनेंट पूछ रहा है। पैसिव कंपोनेंट आपका वो होता है जिसको किसी भी तरह का एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता है उसके प्रचालन के लिए, यानी ऑपरेशन के लिए उसे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता है, और वो कैपेबल होता है एनर्जी स्टोर करने में, चाहे वो एज ए फॉर्म ऑफ वोल्टेज स्टोर करे या एज ए फॉर्म ऑफ करंट स्टोर करे, उसको हम बोलते हैं पैसिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है पैसिव इक्विपमेंट, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा कौन सा है इसमें मटेरियल जो इस तरह से आपका एनर्जी वोल्टेज या करंट के रूप में स्टोर भी कर सकता है और उसको एक्सटर्नल सप्लाई नहीं चाहिए। इसी की जगह आपसे एक्टिव इक्विपमेंट भी पूछ सकता है, एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है जो कैपेबल होता है एनर्जी देने के लिए किसी सर्किट को। ठीक, तो हम यहाँ पहले देखते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या है इसका। देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी एक दे रखा है इस तरह से, तो इससे भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सही ऑप्शन आपका कैपेसिटर है। ठीक है, जैसा मैंने बताया एक पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं
उनको किसी भी तरह के एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो एनर्जी को वोल्टेज या करंट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो आपका कैपेसिटर भी तो यही करता है ना, स्टोर करके रखता है चीज़ों को। तो ये रहा आपका देखिए पैसिव कंपोनेंट का लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आता है एक बार। तो पैसिव आपसे आएगा, देखिए अगर इस लिस्ट को याद रखेंगे तो ऐसे भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये पैसिव इक्विपमेंट है। एक्टिव में देखिए आप डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, ये सब आपके एक्टिव इक्विपमेंट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड, क्षेत्र नियंत्रण विधि। ऑप्शन बी है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन सी है टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल, टैप फील्ड गति नियंत्रण। या ऑप्शन डी है आपका वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रण विधि। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच मोटर इज प्रिफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप। घरेलू पानी के पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी है सैडेड पोल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, या ऑप्शन डी है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर। ठीक, सही ऑप्शन आपका है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आप लोग देखेंगे आपके घरों में जितने भी पंप यूज होते हैं वो ज़्यादातर इसी टाइप के पंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए इमेज भी देख लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इफ एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बायस। एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत है? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, एक्ट एज एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन बी है एक्ट एज एन ऑक्सीलेटर, एक दोलक के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन सी है एक्ट एज एन ओपन सर्किट, एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करेगा। या ऑप्शन डी है आपका एक्ट एज ए क्लोज स्विच, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। ट्रांजिस्टर जब हमारा फॉरवर्ड बायस होता है मीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक, तो हमेशा एक बंद स्विच, एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन है स्मूथनिंग इनकमिंग एसी सप्लाई, आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना। ऑप्शन बी है कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, मोटर को दी गई पावर यानी शक्ति को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है स्टेबलाइज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना। या ऑप्शन डी है आपका कन्वर्ट्स इनकमिंग एसी पावर इनटू डीसी पावर आउटपुट, इनकमिंग एसी शक्ति को डीसी शक्ति निर्गत में परिवर्तित करना। सही ऑप्शन इसका आपका है ऑप्शन बी, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर। आईजीबीटी हमारा हमेशा मोटर को जो पावर डिलीवर होती है उसको कंट्रोल करके मोटर को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज्ड। किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन है आपका लिफ्ट सर्किट, ऑप्शन बी है आपका स्ट्रीट लाइटिंग, ऑप्शन बी है मोटर कंट्रोल सर्किट, मोटर नियंत्रण सर्किट, या ऑप्शन डी है आपका डोमेस्टिक पावर सर्किट, घरेलू बिजली सर्किट। देखिए लिमिट स्विच का हम बेसिकली वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पे हमें उसके ऑपरेट करके कोई एक फीडबैक लेना होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका लिफ्ट सर्किट। लिफ्ट सर्किट में बेसिकली लिफ्ट कौन से फ्लोर पे है उसके लिए एक हमेशा लिमिट स्विच लगा होता है, जिससे जब उस फ्लोर पे लिफ्ट आता है तो लिमिट स्विच को कट कर देता है, तो हमें पता चलता है लिफ्ट इस फ्लोर पे है। इस तरह हर फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से लेके और डोर तक में हर जगह लिमिट स्विच लगा रहता है। ठीक है, सड़क प्रकाश में या मोटर नियंत्रण या इन सब में हमारा लिमिट स्विच का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए लिफ्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका करंट डिवाइडर नेटवर्क, धारा डिवाइडर नेटवर्क। ऑप्शन बी है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ऑप्शन सी है टैप्ड ट्रांसफार्मर नेटवर्क, या ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर नेटवर्क, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। इसका सही ऑप्शन आपका है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन है नो आउटपुट इन द सेल, सेल में कोई आउटपुट नहीं होगी। ऑप्शन बी है आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा।
ऑप्शन सी है नो इफेक्ट एंड रिमेन सेम, कोई प्रभाव नहीं होगा, समान रहेगा। ऑप्शन डी है आउटपुट वोल्टेज इज डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका है आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब भी प्रकाश हमारा बढ़ेगा तो सोलर सेल बेसिकली हमारा प्रकाश की तीव्रता पे ही काम करता है। तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज हमेशा बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादा धूप जब रहती है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें बहुत अच्छा मिलता है सोलर सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। ऑप्शन ए है आपका टाइप ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का प्रकार। ऑप्शन बी है आपका टाइप ऑफ लोड कनेक्टेड, जुड़े हुए लोड का प्रकार। ऑप्शन सी है सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। ऑप्शन डी है आपका प्लेस ऑफ यूज द कॉन्टैक्टर, संयोजक का उपयोग करने का स्थान। ठीक, इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी। हम कॉन्टैक्टर हमेशा इस बात पे डिसाइड करते हैं या चूज करते हैं कि हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है और लोड क्या है। लोड जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हाई करंट का, हाई एम्पियर का हमें कॉन्टैक्टर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म इन OH लाइन्स, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का क्या उद्देश्य है। OH मतलब है बेसिकली आपका ओवरहेड लाइन्स। ठीक है, तो ओवरहेड लाइंस में क्रॉस आर्म क्यों लगाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू द OH पोल, ओवरहेड पोल को अधिक सहारा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है आपका रिड्यूस द सैग ऑफ द लाइंस बिटवीन पोल्स, खंभों के बीच की लाइंस में सैग को कम करने के लिए, यानी झोल को कम करने के लिए, शिथिलता नहीं, यहाँ सैग का मतलब है झोल, जो लटक जाता है, ऐसे तार ऐसे है जो ऐसे हो जाता है उसको बेसिकली सैग बोलते हैं। ऑप्शन डी है आपका होल्डिंग द इंसुलेटर वेयर द कंडक्टर्स आर फास्टेंड, इंसुलेटर को जहाँ कंडक्टर बंधे रहते हैं वहाँ पे होल्ड करने के लिए। ठीक, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, होल्डिंग द इंसुलेटर्स वेयर द कंडक्टर्स आर फास्टेंड। हमारा जो क्रॉस आर्म लगाया जाता है इंसुलेटर्स जो कंडक्टर के साथ बंधे रहते हैं उसी के पास लगाया जाता है। आगे इमेज में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से ये हमारा बेसिकली है क्रॉस आर्म। देखिए ये है हमारा इंसुलेटर, इसी के ऊपर लगा के यहाँ से देखिए आपका ये तार बंधा हुआ 3 फेज हमारा जा रहा है। ये कंडक्टर्स हो गए आपके, ये है हमारा पोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेन स्टोक्स इन हाइड्रो पावर स्टेशंस, हाइड्रो पावर स्टेशन यानी पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका कैरीज वाटर टू डैम, बांध तक पानी पहुंचाता है। ऑप्शन बी है कैरीज वाटर टू टरबाइन, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। ऑप्शन सी है आपका कैरीज वाटर अवे फ्रॉम पावर हाउस, बिजली घर से दूर पानी ले जाता है। या ऑप्शन डी है आपका डिस्चार्ज सरप्लस वाटर फ्रॉम रिजर्वर, जलाशय से अधिक पानी का निर्वहन करता है, उसको डिस्चार्ज करता है। इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। पेन स्टोक्स हमारा टरबाइनों तक पानी पहुंचाने के काम में आता है। यहाँ देखिए इमेज में आपको क्लियर होगा, ये आपका वाटर रिजर्वर है, ये इनटेक है, यहाँ ये पेन स्टोक के थ्रू देखिए हमारा ये टरबाइन में पानी जाता है, जिससे हमारा टरबाइन घूमता है, उससे जनरेटर घूमता है और वहाँ से हमारा फिर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आगे के लिए फॉरवर्ड होता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेन स्टोक के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What will happen to the string arrangement of disk insulators if one of the disk insulator gets damaged? यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। ऑप्शन ए आपका होल स्ट्रिंग बिकम्स यूजलेस, पूरा स्ट्रिंग बेकार हो जाएगा। ऑप्शन बी है नो इफेक्ट ऑपरेट्स नॉर्मली, कोई भी प्रभाव नहीं सामान्य रूप से संचालित होगा। ऑप्शन सी है ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा। या ऑप्शन डी है आपका डैमेज इंसुलेटर एंड द एडजेसेंट इंसुलेटर विल नॉट फंक्शन, समीपवर्ती इंसुलेटर और आसन्न इंसुलेटर कार्य नहीं करेगा। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी। अगर हमारा डिस्क इंसुलेटर जो है, जो स्ट्रिंग है, उसमें से एक इंसुलेटर डैमेज हो जाता है तो केवल डैमेज वाला इंसुलेटर काम नहीं करेगा, बाकी इंसुलेटर हमारे बाकी जितने डिस्क हैं उसकी वो एज इट इज काम करती रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा बेसिकली स्ट्रिंग पूरा एक डिस्क इंसुलेटर का। मान लीजिए इसमें से एक कोई ये डैमेज हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी जितने हमारे हैं वो काम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका मेगर, ऑप्शन बी है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, भू प्रतिरोध परीक्षक। या ऑप्शन सी आपका इंटरनल ग्राउलर, आंतरिक ग्राउलर। या ऑप्शन डी है
एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर। ये देखिए आपको इमेज दे रखा है और पूछ रहा है कि ये क्या है बेसिकली। तो इसका सही ऑप्शन है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। ये बेसिकली एक्सटर्नल ग्राउलर की इमेज है, इक्विपमेंट का नाम एक्सटर्नल ग्राउलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आईई रूल्स। आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन है आपका इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है मोर देन 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी है मोर देन 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन डी है मोर देन 3 मेगा ओम, 3 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। आईई के नियम के अनुसार एक्चुअली हमारे जब दो चालक होते हैं तो उनके बीच कितना इंसुलेशन होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। इंसुलेशन बेसिकली ये डिसाइड करता है दोनों हमारे जो चालक हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो उनके बीच हम किस तरह का इंसुलेशन रखें जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। अगर कहीं भी हमारे दो कंडक्टर जा रहे हैं दो और उनके बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेगर के थ्रू चेक करते हैं, अगर वो 1 मेगा ओम से कम आता है तो हम उसे परमिशन नहीं देते और हम चेक करते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो अनसेफ हो सकता है, आपका इंसुलेशन डैमेज होकर शॉर्ट सर्किट होकर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका वाइंड हवा, ऑप्शन बी है वाटर पानी, ऑप्शन सी है स्टीम भाप, या ऑप्शन सी है डीजल। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, हवा जो है हमारा वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के नाम दिए गए हैं। इससे अक्सर एक क्वेश्चन आता है तो आप एक बार इसका नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ज़रूर इसको देख के रख लीजिए। एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर 1 से 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वुकोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रांसफार्मर में वुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। ऑप्शन है आपका ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन या सुरक्षा। ऑप्शन बी है आपका ओवर वोल्टेज एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन, या ऑप्शन सी है आपका ओपन सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओपन सर्किट या अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा, या ऑप्शन डी है आपका ओपन सर्किट एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज से सुरक्षा। ठीक, इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारा प्रोटेक्ट करता है वुकोल्ज रिले। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो वुकोल्ज रिले एक अलार्म देता है और अगर उसके बाद भी फॉल्ट ज़्यादा बढ़ता है तो वो सर्किट को ट्रिप कर देता है। यहाँ आप इमेज से देख सकते हैं, इस तरह से होता है आपका वुकोल्ज रिले। टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कनेक्टेड रहता है। जब भी वाटर टैंक में अगर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, ऑयल लेवल बढ़ता है, तो इसमें एक मरकरी स्विच लगा होता है जो सर्किट को ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो ये थे आज आपके टोटल 38 क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर 3 इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए, किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप निश्चित तौर पर बेझिझक कमेंट में हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको डाउट है और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आगे जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।